थैंक यू कविता, सेंड यू। ठीक है, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की, क्योंकि बहुत दर्शक हमें अपने सवाल भेजते रहते हैं। कहाँ भेजते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9619873567 और यही वो नंबर है जहाँ पर हम आपके सवाल शो में भी शामिल करते हैं। और हाँ, अगर आप हमें वीडियो भेजें अपने सवालों का ना, तो वो भी हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपकी वीडियो देखकर आपके सवालों के जवाब देंगे, यानी कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए अब स्वागत करती हूँ इन्वेस्ट आज फॉर कल के फाउंडर अनंत लड्डा का। अनंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस पेशकश में। और हमें बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है अनंत, लेकिन चलिए शुरुआत ना सवालों से करते हैं, ठीक है। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हमारे दर्शक फोन लाइन पे। धीरज मूलचंदानी का सवाल मैं ले रही हूँ, आपके पास डिटेल्स भी होंगी शायद अनंत इनकी। तो इन्होंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, मिरर एसेट लार्ज कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप में निवेश किया हुआ है और 16,000 की कह रहे हैं कि SIP इनकी चल रही है। 15 सालों में इनको अच्छा रिटर्न चाहिए, इनका ये सवाल है, ठीक है। अच्छा रिटर्न को थोड़ा सा हमें क्वांटिफाई करना होगा। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ और क्लैरिटी भी इनसे ले सकती थी। बहरहाल फंड्स का सिलेक्शन, 15 साल का नजरिया ठीक लग रहा है आपको अनंत? कविता मैम, फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर इनके फंड्स की बात करें, सबसे पहले सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनका टाइम होराइजन, इन्होंने पहले ही अपना टाइम होराइजन इतना दिया है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये इनको मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा इनकी कि इनके टाइम होराइजन बहुत ही अच्छा है एंड आई थिंक बहुत सफिशिएंट है। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस और टाइम होराइजन को देखते हुए आई थिंक हम थोड़ा सा इसमें मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड का तड़का डाल सकते हैं ताकि हमारे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस और डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। हमने ज्यादा स्मॉल कैप की तरफ या मिड कैप की तरफ ध्यान नहीं दिया है, पर वो पार्ट हम टेक केयर कर सकते हैं मल्टी कैप फंड से। तो एक इतना छोटा सा पॉइंट है जिसपे हमें ध्यान लगाना है। बाकी इनकी फंड्स सिलेक्शन एज सच काफी अच्छा है और एडिशन ऑफ डेट, अगर हम चाहे तो थोड़ा सा डेट का एलोकेशन भी रख सकते हैं ताकि जब एक्चुअली मार्केट में कोई डिप आए, कोई मौका आए, तो हम उस मौके का भाग बन सके, उसमें हम इन्वेस्ट कर सके और हम डर के भागे ना। ऑलराइट, मेरे साथ धीरज फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। धीरज, गुड इवनिंग, आपका सवाल हम शो पे ले रहे हैं। देखिए, लक्ष्य तो आपने 15 साल का रख लिया है, 16,000 की आप SIP भी कर रहे हैं। कितने पुराना निवेश है ये और इस निवेश से आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, उसकी जानकारी देंगे क्या मुझे? मैडम, ये मेरा निवेश 7 इयर्स पुराना है मैडम, 7 साल 2014 पुराना है। वाह, से निवेश है मैडम। अच्छा अच्छा। जी मैडम, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो मैडम 16,000 है। मैंने उसको मैं इंक्रीज भी करता हूँ ईयर बाय ईयर। हाँ, अच्छा। और मैडम मेरा लक्ष्य तो मैडम 2.5 CR लक्ष्य है मैडम मेरा। अच्छा, चलिए, अच्छा लगा 2035 तक मैडम। 2035 तक। अच्छा लगा ये सुन के कि अपने निवेश को आप बढ़ाते हैं और देखिए 7 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है आपका। चलिए, मेरे ख्याल से अनंत ने आपको सलाह तो दे ही दी है, लेकिन अनंत, अब अगर इन्हें डाइवर्सिफाई करना हो तो किस तरह के फंड जोड़ें? क्योंकि जितना इनका कॉर्पस इकट्ठा करने का एम है उसके तहत अगर हम देखें तो निवेश की राशि कम पड़ेगी, तो निवेश तो बढ़ाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। यहां पे हम एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। नए रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड को 25% अपना स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में एलोकेशन कंपलसरी होता है। तो इसके थ्रू हमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा और एक अच्छा मल्टी कैप फंड हम यहाँ पे ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप इनके पास ऑलरेडी है। देखिए, मौजूदा तो धीरज आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि लंबा समय है तो जोखिम कम हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ रेकमेंड किया जा रहा है मल्टी कैप। लेकिन क्या फोकस्ड फंड शामिल कर सकते हैं क्या ये अनंत? फोकस फंड कर सकते हैं शामिल, एंड फोकस फंड मुझे भी पसंद आता है, पर वहां पे फंड का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे हमें सिर्फ वही फंड सेलेक्ट करना होता है फोकस कैटेगरी में जहां पे फंड्स मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। फंड मैनेजर को आपको 4-5 स्कीम्स को आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए फोकस कैटेगरी में। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, वासु SBI म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। उनका अगर आप फंड सिलेक्शन देखोगे, वो काफी अच्छा फोकस फंड मैनेज कर रहे हैं लंबे समय से और उनकी स्टाइल अक्रॉस ऑल दी फंड्स वैसी ही है। तो उस टाइप के फंड मैनेजर्स के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं फोकस कैटेगरी में।
एक और चीज़ जो मुझे पूछनी थी, क्या कोई लार्ज और मिड कैप कैटेगरी ये डाल सकते हैं पोर्टफोलियो में? देखिए स्मॉल कैप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो फ्लेक्सी कैप में इनको मिल जाएगा, आपने इनको मल्टी कैप भी रेकमेंड किया हुआ है, तो क्या ये इस तरह के लार्ज कैप और मिड कैप फंड को भी डाल सकते हैं? क्योंकि एक लार्ज कैप तो ऑलरेडी है, उसमें ये बरकरार रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, प्योर मिड कैप भी है इनके पास। मैम इनके लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर ना वैसे देखा जाए तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी और अगर हम मेरे एसेट लार्ज कैप के कॉम्बिनेशन को मिला दे तो वहां से पूरा हो रहा है। पर अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई मल्टी कैप फंड नहीं मिल रहा है या हमें कोई अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, वहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बाजार का माहौल है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पूरे पोर्टफोलियो को आनंद संभालेंगे तो लार्ज कैप ही है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होगा धीरज को समझाना कि फंड की एनएवी तो रोज चेक ना करें, और अगर बाजार में गिरावट आती है, वैसे तो ये 7 साल से निवेश कर ही रहे हैं तो उतार चढ़ाव से वाकिफ तो होंगे ही, लेकिन एनएवी में गिरावट पर चिंतित ना हो, ये आप इन्हें समझाएं। देखिए इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा मैटर है, जिस समय मार्केट बढ़ता है उस समय अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। पैसा वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली होती है जिस समय मार्केट में करेक्शन आता है। एवरी करेक्शन हमें हमेशा लगता है कि पास्ट में जितने भी करेक्शन आए थे वो लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। अगर मैं आज भी आप में किसी भी इन्वेस्टर को जाके बोलूं कि मैं आपको वापस से मार्च 2020 का समय दे रहा हूं या फिर सब प्राइम क्राइसिस का 2008 और 9 का समय दे रहा हूं या फिर टेक बर्स्ट का 2000 का समय दे रहा हूं, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? हर कोई कहेगा कि यार मैं तो घर भी बेच दूंगा और इन्वेस्ट करूंगा। पर जब हमारे सामने एक करेक्शन हो रहा होता है हमें लगता है दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस टाइम कोरोना आया है या फिर इस बार यूक्रेन और रशिया का मैटर आया है, इस बार तो बिल्कुल दुनिया खत्म हो सकती है, इस समय तो हमें भागना पड़ेगा। बट रियलिटी यही है, मार्केट में पैसा तभी बनता है जब मार्केट के बुरे समय में आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर बने रहते हैं उस पोर्टफोलियो के साथ, और जब मार्केट बढ़ता है तब आपको पैसा और वेल्थ बनती हुई दिखती है। तो ये तो आपको वॉलेटिलिटी के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी, और वैसे भी इनका टाइम होराइजन 15 साल का है, 7 साल इन्हें ऑलरेडी हो चुके हैं, बल्कि इनके जो 7 साल बीते हैं उस समय तो हमने बहुत सारे बैड इवेंट्स ऑलरेडी देख लिया है। स्पेशली 2015 से 2020 की बात करें हम, इस समय तो मार्केट ने एक्चुअली तेजी देखी ही नहीं है। जैसी थोड़ी सी तेजी होती है कभी जीएसटी आ जाता है, कभी कोई रिफॉर्म आ जाता है। मैं बाकी रिफॉर्म्स की बात नहीं करूंगा, बाकी सेटबैक्स की बात नहीं करूंगा, वो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर एक्चुअल तेजी तो हमने देखी ही नहीं है। पिछले 2 साल में पहली बार हुआ है इन्वेस्टर्स ने कि पिछले 7, 8, 10 सालों में कोई एक अच्छी तेजी देखी है। तो ये तो काफी सीजन इन्वेस्टर है, वॉलेटिलिटी इनको ऑलरेडी पता है कैसे रहती है, सो आई एम वेरी श्योर वो बिल्कुल अपने ट्रैक पे ही होंगे। राइट, धीरज कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अनंत को? डायरेक्ट स्टॉक्स में भी शिफ्ट करता हूँ मैडम, जैसे एक लार्ज कैप एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, और काफी समय से कर रहा हूँ मैडम। वो पोर्टफोलियो भी मैडम उसमें इंक्लूड करेंगे तो मैडम अच्छा हो जाएगा मेरा पोर्टफोलियो मैडम 2035 तक। सर आपका जो पोर्टफोलियो है शेयर्स वाला, वो हम चैनल के दूसरे शो पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मौजूदा शो में हम म्यूचुअल फंड्स पे आपको सलाह देते हैं, लेकिन बाकी शोज में आप शेयर्स पे सलाह ले सकते हैं। बहरहाल जहीर हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जहीर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करते हैं? मेरी उम्र 30 साल है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ओके, ठीक है। एंड रिसेंटली स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई, जैसे लास्ट कॉल पे सुना जी। एंड सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूँ, सो रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट किया है, बिकॉज स्टॉक्स में उतना नॉलेज है नहीं। सो मेरे इन्वेस्टमेंट आपको बता दूं, सो मैंने स्टार्ट किया है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, जैसे फॉर टैक्स बेनिफिट्स, इसमें 10,000 का निवेश करा है। एंड देन कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 निवेश करा है। इसके अलावा 5,000 SGBs में इन्वेस्ट करा है एंड 2,000 रुपीज PPF में फॉर डेट। चलिए, इसके अलावा कुछ सेक्टोरल फंड है जिसपे थोड़ा बुलिश हो, वो है टाटा डिजिटल फंड में 2,000 का निवेश है, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड एंड टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड एंड निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, इसमें 2,000 का निवेश है सारे सेक्टोरल फंड्स में। ये सेक्टोरल फंड्स आपने अभी शुरू किए हैं क्या? नहीं, सेक्टोरल फंड्स तो लास्ट ईयर से ही शुरू कर दी थी। अच्छा, तो आपने बिल्डिंग बाद में खड़ी करने के लिए बेस जो है वो अभी बनाया है, और बाकी सब चीज़ें आपने पहले डिसाइड कर ली है ना?
टाटा डिजिटल, टाटा कंज्यूमर, आपने एक फार्मा फंड, नेचुरल रिसोर्सेज फंड भी शामिल कर रखा है, और जो बुनियादी पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो बेसिकली एक दाल चावल पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपको खुराक देगा, वो आपने अभी बनाया है। चलिए, अच्छा काम किया, अपना सवाल हमें भेजा है। अब कुल मिला के मुझे बताइए कितने की SIP चल रही है? 10,000 की जो है टैक्स सेवर में, 5,000 की जो ये है तो 20,000 हो गई जिसकी जानकारी आपने हमें दी है। जिसकी जानकारी नहीं दी है उसमें कुल मिला के कितनी SIP चल रही है? 15,000 प्लस 6, 21,000 की SIP चल रही है। चलिए, अब इसमें आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? कोई लक्ष्य है जिसके तहत आपको ये पैसे चाहिए, निवेश कर रहे हैं? वैसे तो मेरा गोल तो लॉन्ग टर्म का है, सो रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन, ये 2 गोल रखे हैं सामने। सो 15 प्लस इयर्स पकड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अनंत, सबसे पहले जो उनकी जो स्टेटमेंट थी ना कि बहुत बड़ा मौका मिस हुआ, क्या वाकई मौका मिस हुआ है? अब सच बोला जाए तो एक मौका तो मिस हो गया है। हर एक इन्वेस्टर की लाइफ में मैं ये मानता हूं कि उन्हें 3 बड़े मौके मिलते हैं, ऐसा हमें हिस्ट्री अच्छा, बताती है। अच्छा। उसमें से एक मौका इनका जरूर मिस हो गया है, 2 मौके और बाकी है, एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, बेस्ट समय इन्वेस्टमेंट करने का कल था, सेकंड बेस्ट समय आज है। आपने एटलीस्ट आज स्टार्ट कर दिया तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। और कविता मैम, आपने बहुत प्यारे एग्जाम्पल से इनका पोर्टफोलियो को समझाया कि इमारत बन गई है। आई थिंक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था वो। एंड इनका पोर्टफोलियो, अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें, एक्सेप्ट सेक्टर फंड्स, काफी अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमारे वेल्थ क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड भी रखा है और सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन भी एट द सेम टाइम मेंटेन कर रखा है, तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। डेट फंड की जगह इन्होंने PPF को यूज करा है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। गोल्ड में बेस्ट तरीका होता है SGP बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करना, वो उन्होंने यूज किया है। सो जो ऊपर वाला पोर्टफोलियो था, मेरा एसेट वाला, कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड वाला, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। जैसे ही हमने सेक्टर फंड्स की बात करी ना, ये सेक्टर फंड के रिटर्न्स और इनके सिलेक्शन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इन्होंने जाके ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में कौन से सेक्टर्स ने सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, और वो उस तरीके से हमने सेक्टर फंड चूज कर ली है। रियलिटी में सबसे पहले तो नॉर्मल इन्वेस्टर को सेक्टर फंड में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा रहता है। और अगर जाना भी है तो उस सेक्टर में जाना चाहिए जो आपके लिए टेक्निकल कॉल हो। पिछले 7 साल के रिटर्न्स वहां पे बिल्कुल नहीं आ रहे हो। जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल, अगर हम 2020 में बात करें तो फार्मा में पिछले 7 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0 थे, तो वहां पे फार्मा में इन्वेस्ट करा हुआ सेक्टर का टेक्निकल कॉल एक थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल हम ले सकते थे। पर अब जाके एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जिसने पिछले साल में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दी है, आई थिंक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती। इसके अगेंस्ट में अगर हम चाहे तो कुछ इंडेक्स फंड या फिर कुछ मल्टी कैप फंड, इवन अगर हमें एग्रेसिव ही जाना है तो कुछ स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर ज्यादा नजर लगा सकते हैं। सेक्टर फंड एज एन एक्सपोजर मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे उन्होंने बताया कि नए इन्वेस्टर है। और इनके पोर्टफोलियो की बात करें, 12% के रिटर्न से 15 साल में रफली 1 करोड़ के कॉर्पस को ये क्रॉस कर जाएंगे, तो ये बिल्कुल अपने ट्रैक पे है। बिल्कुल, बशर्ते ये थोड़ा सा महंगाई को आंक ले, और 15 साल में आपको खासतौर से पढ़ाई का, एजुकेशन, इन्फ्लेशन का तो ख्याल रखना ही होगा। कोई सवाल ज़हीर पूछना चाहते हैं? सवाल ऐसा है कि जैसे SGBs में भी SIP के तौर पर ही इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, सो ऐसा होगा कि उसमें लॉक इन तो 8 साल का होगा, सो उसके बेनिफिट्स एक्चुअली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि जब 8 साल मैच्योरिटी का समय होगा तब जो गोल्ड का जो रेट होगा उसी हिसाब से जो रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये बेस्ट होगा SGBs में इन्वेस्ट करना या फिर कुछ और ऑप्शन चूज करना चाहिए उसकी जगह? नहीं, देखिए, सोने की बात कर रहे हैं तो SGB अच्छा है, क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू पर 2.5% भी मिलेगा, तो देखा जाए तो ये बढ़िया है। इसके अलावा भी अगर आपको सोने में ही निवेश करना है तो गोल्ड फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त है। मेरे ख्याल से अनंत भी शायद इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जस्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, आई थिंक आप सेकेंडरी मार्केट से अपने SGBs को बाय कर रहे हैं, उनको बाय करते वक्त कभी भी मार्केट ऑर्डर मत प्लेस कीजिएगा, वरना मैंने ऑफ लेटली क्या देखा है, जब भी कोई मार्केट ऑर्डर प्लेस करता है उनका ऑर्डर करीब 15 से 20% ऊपर भी कई बार लग जाता है। हमेशा जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसका लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिए, एंड बिल्कुल ठीक रहेगा मामला। चलिए, उम्मीद करते हैं ज़हीर कि आपको समझाइश समझ में आई हो और इसके मुताबिक आप बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अनंत हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों के सवाल भी लेंगे और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड पे आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।